हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी क्लास 12 की बुक आरोह भाग 2 का नवा अध्याय। नवा अध्याय है रुबाइयां और गजल। रुबाइयां और गजल ये है लिखित फिराक गोरखपुरी जी द्वारा। मशहूर शायर हैं हमारे फिराक गोरखपुरी जी। उन्होंने ये दोनों ही हमारे सामने इस पाठ में प्रस्तुत करी हैं। रुबाइयां क्या होती हैं? ये उर्दू और फारसी की जो है छंद होते हैं। इनमें क्या होता है, 4 लाइनों के ये होते हैं। इनमें पहला, दूसरा और तीसरी लाइन, चौथी लाइन में जो है, पहली, दूसरी और चौथी लाइन में जो है तुकांत मिलते हैं, छंद मिलते हैं, राइमिंग वर्ड्स जिन्हें हम बोलते हैं वो मिलते हैं। और तीसरी लाइन स्वच्छंद रहती है, वो किसी से नहीं मिलती है। तो इनको जो है हम पढ़ते हैं। गजल क्या होती है? गजल अलग अलग शेर होते हैं, अलग अलग तरह के शेर होते हैं जिन्हें एक में ही पिरो दिया जाता है। तो चलिए देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले रुबाइयां। रुबाइयां क्या कह रही हैं? आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती उसे गोद भरी, रह रह के हवा में लोका देती, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो यहाँ पे एक माँ और बच्चे के प्यार को बहुत ही खूबसूरत ढंग से दर्शाया गया है हमारे सामने। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को, अर्थात आंगन में अपने बेटे को गोद में लिए एक माँ खड़ी है। हाथों पे झुलाती उसे गोद भरी, और बच्चे को ऐसे ऐसे करके हाथों पे झुलाते हैं ना, तो वो हाथों में, अपने हाथों का ही झूला बनाकर उसको हाथों में झुला रही है। रह रह के हवा में लोका देती। लोका देती मतलब बच्चे को हम लोग ऐसे हवा में थोड़ा थोड़ा सा उछाल देते हैं ना, तो वो बड़ा खुश हो जाता है। तो वही रह रह कर उसको हवा में लोका दे रही, अर्थात धीरे धीरे उछाल रही है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, और इस लोके के कारण क्या होता है, बच्चा खिलखिला के हंस देता है और चारों तरफ उसकी हंसी गूंज उठती है। तो अब इसका प्रसंग क्या है? प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित रुबाइयां से उद्धत है। इसके रचयिता उर्दू फारसी के प्रमुख शायर फिराक गोरखपुरी हैं। इस रुबाई में कवि ने मां के स्नेह का वर्णन किया है। व्याख्या क्या है इसकी? शायर कहता है, एक माँ चांद के टुकड़े अर्थात अपने बेटे को अपने घर के आंगन में लिए खड़ी है, वहीं अपने चांद के टुकड़े को अपने हाथों में झुलाने लगती है। बीच बीच में वह उसे हवा में उछाल भी देती है। इस प्रक्रिया से बच्चा प्रसन्न हो उठता है तथा बच्चे की खिलखिलाहट भरी हंसी गूंजने लगती है। मतलब बच्चा बहुत खुश हो जाता है और खिलखिला के हंसने लगता है। अब आगे की जो रुबाई है क्या कहती है? नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेशुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुख को, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती कपड़े। तो अब क्या है, बच्चे को नहला कर लेकर आई है मां। तो नहला के जो है नरम, एकदम छलके निर्मल साफ जल से नहला कर लेके आई है, और उसके बालों से जो है पानी छलक रहा है। किसके? बच्चे के बाल से पानी झलक रहा है। उलझे हुए गेसुओं में कंघा करती है। अब जो उस बच्चे के बाल नहलाने की वजह से जो उलझ गए हैं, उनमें वो कंघा कर रही है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, और बच्चा जब भी मां कंघी कर रही है तो बच्चा क्या है, वो बड़े प्यार से आईने में अपने मुंह को देख रहा है। और माँ जब वो बच्चा मुंह में देख रहा है, तो और बच्चा क्या है, दोनों पैरों में बीच में अपने बच्चे को दबाकर माँ उसको कपड़े पहना रही है। अब किसमें क्या दिया गया है? प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में रुबाइयां से है। इसके रचयिता फारसी के प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुरी जी हैं। इसमें माँ द्वारा बच्चे को नहलाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। शायर कहता है, माँ अपने बच्चे को स्वच्छ जल से नहलाती है, उसके उलझे हुए बालों से पानी छलक रहा है। माँ उसके बालों में कंघी कर रही है। जब वह उसे अपने घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है, तब बच्चा आईने में अपने मुंह को निहारता है, देखता रहता है अपने मुंह को। दिवाली की शाम घर पुते और सजे हैं, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक, घर बच्चे के घर औंधे में जल आती दिए हैं। अब इस वाले जो रुबाई में इन्होंने क्या बोला है, दीपावली का वर्णन किया। दीपावली में माँ क्या कर रही है?
दीपावली की शाम है, घर सारे पुते, दीपावली में घर पुताई होती है ना, पुते और रंगे हैं, सभी सारे घर में पुताई हुई है, साफ स्वच्छ लग रहे हैं और घर सजाए गए हैं। चीनी के खिलौने जगमगाते, चीनी के खिलौने आते हैं ना दीपावली में, तो वो चारों तरफ रख के घरौंदे में रखे हुए हैं और चारों तरफ जगमगा रहे, छोटा सा घर बना हुआ है उसमें। वो रूपवती मुखड़े पे एक नम दमक, यानी कि घर की जो गृहिणी है उसके चेहरे पे एक अलग ही दमक है, वो बहुत ही सुंदर है। और वो क्या कर रही है, बच्चे के घरौंदे में दियों को जला रही है, रख रही है, उसके छोटे से घर को रोशन कर रही है। तो क्या प्रसंग आएगा इसका? सबसे पहले प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से संकलित रुबाइयों से उद्धत है। इसका रचयिता उर्दू फारसी के प्रमुख शायर फिराक गोरखपुरी हैं। इसमें दीपावली के त्योहार का वर्णन किया गया है। व्याख्या क्या है? शायर कहता है कि आज दिवाली की शाम है, इस अवसर पर घर रंग रोगन से पुता हुआ तथा सजा हुआ है। घरों में मिठाई के नाम पर चीनी के बने हुए खिलौने आते हैं, रोशनी की जाती है, माँ के सुंदर मुख पर हल्की सी चमक आ जाती है, वह बच्चे के छोटे से घर में दिया जलाती। छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे घर होते हैं ना खेलने के लिए, तो उन्हीं में वो दिया जला रही है। नेक्स्ट क्या है? आंगन में ठुनक रहा है, जिद्दी आया है, बालक तो है चांद को ललचाया है, दर्पण में उसे देख के कह रही माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। तो अब इस रुबाई में क्या कह रहे हैं? एक छोटा सा बच्चा जिद्दी आ गया है, उसको जिद्द आ गई है कि उसे खिलौने के रूप में जो है चांद चाहिए, है ना। आंगन में ठुनक रहा है, यानी कि घर के आंगन में एक छोटा सा बच्चा जो है वो रो रहा है, धीरे धीरे रो रहा है, ठुनक के यानी कि जिद करके रो रहा है। बालक तो है चांद को ललचाया, और उस बालक को क्या चाहिए? वो चांद चाहिए जो आसमान में है। दर्पण में उसे देखकर कह रही माँ, अब चांद तो दे नहीं सकती और बच्चे को समझाना है, तो वो क्या करती है? आईने में आईना लेकर आती है, दर्पण, उसमें चांद को दिखाती है और कहती है, देखिए आईने में चांद उतर आया, तुमको चांद चाहिए था ना, ये देखो चांद तुम्हारे पास में आ गया है। कैसे अपने बच्चे को समझा रही है और बहला रही है। प्रसंग क्या है इसमें? प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में रुबाइयों से उद्धत है। इसके रचयिता फारसी के प्रमुख शायर फिराक गोरखपुरी जी हैं। इसमें इस रुबाई में बाल हट का वर्णन किया गया है, बच्चा किस तरीके से जिद कर रहा है इसका वर्णन किया गया है। तो व्याख्या क्या है? शायर कहता है कि छोटा बच्चा आंगन में मचल रहा है, वह जिद लिए हुए है कि उसे आकाश का चांद चाहिए, उसका मन उस चांद पर ललचा गया है। माँ उसे दर्पण में चांद लिए हुए कहती है कि देख बेटा, दर्पण में चांद उतर आया है, ये लो तुम्हारे लिए आ गया। इस तरह वह बच्चे की जिद पूरी करती है। अब आखिरी रुबाई हमारी क्या बोल रही है? ये रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में हमें बता रही है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन में हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। तो अब यहाँ बोल क्या रहे हैं? रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, यानी रक्षाबंधन की सुबह है और चारों तरफ रस स्पंदन हो रहा है, मतलब आसपास का माहौल बहुत ही मीठा मीठा सुंदर सुंदर है। छाई है घटा गगन में हल्की हल्की, और गगन में क्या है? आसमान में हल्के हल्के से बादल छाए हुए, क्योंकि वर्षा ऋतु में ही रक्षाबंधन का त्योहार आता है, सावन का आखिरी महीना आखिरी दिन होता है, तो वही उन्होंने बताया है कि जो है आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। और जो बहनें अपने भाई के हाथों में राखी बांध रही हैं, उसके लच्छे जो हैं वो बहुत ही चमक रहे हैं। क्या आप पहले प्रसंग देखेंगे? प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित रुबाइयों से उद्धत है। इसके रचयिता उर्दू फारसी के प्रमुख शायर फिराक गोरखपुरी हैं। इसमें रक्षाबंधन पर्व का वर्णन प्रकृति के माध्यम से किया गया है। व्याख्या क्या है? कवि कहता है कि रक्षाबंधन की सुबह आनंद व मिठास की सौगात है, यह दिन मीठे बंधन का दिन है।
सावन का महीना है, आकाश में काले काले बादलों की हल्की घटाएं छाई हुई हैं। इन बादलों में बिजली चमक रही है। इसी तरह राखी के लच्छे भी बिजली की तरह चमकते हैं। बहन अपने भाई की कलाई पर चमकीली राखी बांधती है। तो इस तरीके से रुबाइयां यहां खत्म होती हैं और अब हमारे सामने आता है क्या, गजल। गजल हमने बताया था कि इसमें हर एक शेर, ये बहुत सारे शायरियां होती हैं जिनको एक गजल में पिरोया जाता है। इन सब का मतलब एक से दूसरे से फर्क होता है, कोई भी शेर दूसरे से कोई संबद्ध नहीं होता, मगर यह है कि ये एक ही गजल में पिरोए गए होते हैं। तो इसमें पहला हमारा क्या है, नौरस गुच्छे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो गुलशन में पर तोले हैं। तो अब यहां पर बसंत ऋतु जो आई है उसके बारे में इन्होंने बताया है। नौरस गुच्छे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले, मतलब चारों तरफ जो वसंत ऋतु में क्या होता है, फूल ही फूल छा जाते हैं, चारों तरफ फूल होते हैं, रंग बिरंगे फूल होते हैं और हर जगह वो नाजुक जो है ना एक बंधन बंधा हुआ सा हमें दिखाई देता है कि चारों तरफ आकाश में जो पंख खोल के पक्षी उड़ रहे हैं। या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर खोले, और इन फूलों की खुशबू जो है ना, फूल अपने परों को फैलाकर, खुशबू अपने पैरों को फैलाकर इस पूरे गुलशन यानी पूरे बगीचे में एक छा जाने को बेताब है। यानी खुशबू को एक पक्षी, जैसे पक्षी पंख खोल के उड़ जाना चाहता है, उसी तरीके से खुशबू जो है, जो उस फूलों की जो खुशबू है उस पूरे गुलशन में छा जाना चाहती है। क्या प्रसंग है? प्रस्तुत शेर हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गजल से उद्धत है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी जी हैं। इस शेर में बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। व्याख्या क्या है? कवि कहता है, बसंत ऋतु में नए रस से भरी कलियों की कोमल पंखड़ियों की गांठें खुल रही हैं, मतलब फूल खिल रहे हैं। वे धीरे धीरे फूल बनने को अग्रसर हैं। ऐसा लगता है मानो रंग और आंधी आकाश में उड़ जाने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हो। दूसरे शब्दों में, बाग में कलियां खिलते ही सुगंध फैल जाती, मतलब एक उसमें बोले तो कलियां खिलते ही चारों तरफ फैल जाती है उसकी सुगंध। दूसरा जो शेर है क्या है, बोल रहा है, तारी आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोवे हैं, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। यानी कि अब यहां पर क्या बोल रहे हैं, वेदना, तकलीफ के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि मतलब तारे आंखें झपका रहे हैं, मतलब आसमान में तारे निकले हुए। जर्रा जर्रा सोया है, मतलब सभी जो है वो सो रहे हैं इत्मीनान से। तुम भी सुनो यारो, मतलब यहां पर शायर अपने मित्रों से बोल रहे हैं, तुम लोग सुनो। शब में सन्नाटे कुछ बोले, मतलब ये सन्नाटों में जो है ना दिल की वेदना ज्यादा तकलीफ वो देती है। यानी कि जो अपने अंदर, दिल के अंदर जो तकलीफें होती हैं वो बाहर को निकल आती हैं। पहले प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत शेर हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में उद्धत गजल से संकलित है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी है। इसमें शायर ने रात के तारों का सौंदर्य वर्णन किया है। शायर कहता है कि रात ढल रही है, अब तारे भी आंखें झपका रहे हैं, इस समय सृष्टि का कड़कड़ सो रहा है, शांत है। वे कहता है, हे मित्रों, रात में पसरा यह सन्नाटा भी कुछ कह रहा है, यह भी अपनी वेदना व्यक्त कर रहा है। यानी कि जब रात होती है तो हमें जो है अपनी वेदनाएं ज्यादा समझ में आती, क्योंकि वो उस समय चारों तरफ सन्नाटा होता है, कुछ सोचने के लिए, कुछ समझने के लिए हमारे पास नहीं होता, तो हमें जो तकलीफें होती हैं वो निकलकर ज्यादा आसानी से सामने आती हैं। दूसरा शेर क्या कह रहा है, हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला है, किस्मत हमको रो लेवे, हम किस्मत को रो लेवे। अब यहां पर वो क्या बोल रहे हैं, वो अपनी किस्मत और किस्मत के बारे में यहां पर हमें वर्णित कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। हम हो या किस्मत हो हमारी, तो शायर कहते हैं, मैं हूं या मेरी किस्मत, हमारी दोनों एक ही काम है, मतलब हम दोनों को एक ही काम मिला है। अब वो काम क्या है, किस्मत हमको रो लेवे, हम किस्मत को रो ले। अगर हमें कुछ होता है तो हम किस्मत को दोष दे लेते हैं कि ये मेरी किस्मत का दोष है,
हम उसको दोषी दे देते हैं। और अगर किस्मत को कोई दोष दिया जाता है तो वो किस्मत बोलती है कि ये इसका दोष है। मतलब हम दोनों एक दूसरे पर अपने दोषों का आरोपण करते रहते हैं, हम दोनों का काम एक ही जैसा है। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत शेर हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गजल से लिया गया है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी हैं। इसमें शायर ने मनुष्य के दोषारोपण करने की प्रवृत्ति के विषय में बताया है। व्याख्या क्या है? शायर कहता है कि संसार में मेरी किस्मत और मैं खुद दोनों ही एक जैसे हैं। हम दोनों एक ही काम करते हैं। अभाव के लिए मैं अपनी किस्मत को दोषी मानता हूं और इसीलिए किस्मत पर रोता हूं। अगर मुझे कोई तकलीफ होती, कुछ होता है, तो मैं बोलता हूं ये मेरी किस्मत का दोष है। किस्मत मेरी दशा को देखकर रोती है, वह शायद मेरी हीन कर्म निष्ठा को देखकर झल्लाती है। वो बतलस होती है कि ये व्यक्ति कैसा है कि अपने कर्म ठीक से नहीं करता, इसलिए ये किस्मत को सभी दोष देता है। आगे का शेर है, जो मुझको बदनाम करे है काश वे इतना सोच ले, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले। अर्थात यहां इनके कहने का मतलब है कि जो लोग मेरी बुराइयां करते हैं, मेरी निंदा करते हैं, वो ये सोच लें कि वो मेरी बुराई नहीं कर रहे, वो खुद जगत के सामने अपनी बुराई कर रहे हैं। अर्थात बुरा करने वाला व्यक्ति सोचता है कि हम दूसरे का बुरा कर रहे हैं, मगर कहीं गहराई में वो अपने लिए ही गड्ढा खोद रहा होता है। कहीं ना कहीं वो अपनी प्रवृत्ति दूसरों के सामने बता रहा होता है कि ये कैसा है। तो क्या है? प्रस्तुत शेर हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गजल से लिया गया है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी है। इसमें शायर ने निंदकों का प्रहार किया, मतलब जो दूसरों की बुराई करते हैं उनके ऊपर प्रहार किया है। क्या है व्याख्या? शायर कहता है कि संसार में कुछ लोग उसे बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे निंदकों के लिए कवि कामना करता है कि वे केवल यह बात समझ सकें कि मेरी जो बुराइयां संसार के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे खुद उनकी कमियां उजागर हो रही हैं। मतलब वो मेरी बुराई तब कर रहे हैं ताकि उनकी कमियां छुप जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं, उनकी कमियां भी संसार के सामने आ ही जाती हैं। वे मेरा पर्दा खोलने की बजाय अपना पर्दा खोल रहे, मतलब मेरी चीजों के बताने की बजाय एक तरीके से वो अपनी चीजें दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। दूसरा शेर क्या है? ये कीमत थी अदा करे हैं हम बदस्तुई ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाने भी होली। तो यहां पर क्या बात करी जा रही है? अपनी प्रेम की कीमत के बारे में। बस बदस्तूरी ए होशो हवास का मतलब है प्रेम का सौदा करना, प्रेम की बातें के अपनी जज्बातों का सौदा करने से रिलेटेड है। ये कीमत थी अदा करे, मतलब हम यहां पर अपनी प्यार की कीमत को अदा कर रहे थे। हमने जो प्यार किया था उस कीमत को हम अदा कर रहे थे, प्यार का सौदा। तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी हो ली है, मतलब जो हम सौदा कर रहे हैं आखिर हम दीवाने ही हैं, जो हम अपने प्यार को सौदा करते। समाज की नजरों में हम पागल जरूर हैं, लेकिन हम तो दीवाने हैं। क्या दिया है? प्रस्तुत शेर हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गजल से उद्धृत है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी है। इसमें कवि ने प्रेम की कीमत अदा करने के बारे में बताया है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसकी कीमत हमें अदा करनी ही पड़ती है। कवि कहता है कि हम ही विवेक के साथ तुम्हारे प्रेम के लिए कीमत अदा कर रहे हैं। मतलब प्रेम दो लोग करते हैं, लेकिन यहां पर अपने लिए बोल रहे हैं कि हम अपनी प्यार की कीमत को अदा कर रहे हैं। हम तुम्हारे प्रेम का सौदा करने वाले, इसके लिए हमें दीवाना बनने को भी तैयार हैं। कवि कहता है कि जो प्रेमी है वह समाज की नजरों में पागल हो जाता है, क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं तो तुम्हारे बारे में फिक्र करते हैं, इसलिए ये समाज मुझे पागल कहता है, दीवाना कहता है। दूसरा शेर क्या है? तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का भी ख्याल है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। तो अब यहां क्या है? जुदाई है, अपने प्रेम से जुदाई है, प्रेमिका से जुदाई है। तो उन्होंने क्या बोला?
तेरे गम का पासे अदब है, मतलब तुमसे जुदा होने का जो गम है वो तो है ही है, कुछ दुनिया का भी ख्याल है। तुमसे जुदा होने का गम है लेकिन मुझे दुनिया का भी ख्याल है, इसीलिए मैं सबके सामने नहीं चुपके चुपके में आंसू बहाता हूं। अर्थात चुपके चुपके में तुमसे जो जुदा हुआ हूं उस तकलीफ को सहता हूं, उसके बारे में सोचता हूं, अपने दुख को व्यक्त करता हूं, अकेले में, दुनिया के सामने नहीं, क्योंकि उसे दुनिया का ख्याल है। यहां क्या कह रहे हैं? प्रस्तुत शेर हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गजल से उद्धत है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी है। इसमें शायर ने प्रेम की पीड़ा को व्यक्त किया है कि प्रेम की तकलीफ कैसी होती है। कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि मुझे तुम्हारे गम का पूरा ख्याल है, मैं तुम्हारी पीड़ा का सम्मान करता हूं, परंतु मुझे संसार का भी ध्यान है। यदि मैं हर जगह तुम्हारे दिए दुख सबके सामने गाता फिरूं तो दुनिया हमारे प्रेम को बदनाम करेगी। अर्थात जो मेरा तुमसे प्यार है, अगर हम दोनों दूर हैं, उस तकलीफ को अगर मैं बोलूं सबके सामने तो हमारे प्यार की बदनामी ये दुनिया करेगी। इसलिए मैं इस पीड़ा को अपने हृदय में छिपा लेता हूं और चुपचाप अकेले में रो लेता हूं। आशय है कि प्रेमी अपने दुख को संसार के सामने प्रकट नहीं करते, या तो वो एक दूसरे से व्यक्त करते हैं, नहीं तो किसी के सामने नहीं बोलते, शांति से एकांत में अपने प्यार का जो है वो रोना रोते हैं, किसी को नहीं बताते। दूसरा शेर हमारा है, फितरत का कायम है ताजुबन अलमे हुस्नो इश्क में थी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोलें। तो अब यहां पर सौंदर्य प्यार का जो संतुलन होता है, भाई प्यार कैसे होता है? सौंदर्य से होता है। हम किसी से अट्रैक्ट होते हैं, किसी के रूप को देखकर, रंग को देखकर उसके आकर्षण में बंधते हैं, तब हमें प्यार होता है ना। तो वही दिया है, फितरत का कायम है ताजुबन आले में हुस्नो इश्क में थी, यानी कि ये दुनिया का दस्तूर है कि सौंदर्य देखकर ही इश्क होता है। ये संतुलन है, सौंदर्य और इश्क का एक संतुलन है। उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले। अर्थात हम प्यार तभी पा सकते हैं अगर हम अपने आप को भूल जाएं। अगर हम अपने अहम को नहीं भूलेंगे तो हम प्यार को नहीं पा सकते। हम जितना अपने आप को भूलते जाएंगे और उसके प्यार में समर्पित होते जाएंगे, उसके प्यार को हम उतना ही पाते जाएंगे। यहां उसको का मतलब है हम जिससे प्यार करते हैं उसका। हम अपने लिए ही सोचेंगे, अपने बारे में ही सोचते रहेंगे, तो हम उसके प्यार को, जिसको हम प्यार करते हैं, उसको ना समझ पाएंगे, ना उसको हम उतना प्यार दे पाएंगे, ना सम्मान दे पाएंगे। प्रस्तुत शेर हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गजल से उद्धत है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी हैं। इस शेर में कवि ने प्रेम की प्राप्ति का उपाय बताया कि हम प्रेम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जब तक अपने आप को नहीं खोएंगे प्रेम नहीं प्राप्त। कवि कहता है, प्रेम और सौंदर्य के संसार में संतुलन कायम है। इसमें हम उतना ही प्रेम पा सकते हैं जितना हम स्वयं को खोते जाते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रेम से पहले स्वयं को मिटाना पड़ता है। जो व्यक्ति जितना अधिक समर्पण करता है वह उतना ही प्रेम पाता है। अर्थात हम अपने प्यार करने वाले के प्रति कितना समर्पित हैं, ये हमारे प्यार को दर्शाता है। दूसरा शेर हमारा आ रहा है, आबो ताब अयशत न पूछो तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या मोती रो लेवे हैं। तो यहां पर जो बता रहे हैं, आंखों मतलब हमको तकलीफ है, आंखें खुली हैं, क्या दिया है, आबो ताब अयशर न पूछो, मतलब यहां पर चमक दमक जो जितनी चारों तरफ फैली हुई है, तुम भी आंखें रखो, मतलब अर्थात तुम अपनी आंखों को खुला रखो। ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रो लेवे, मतलब ये हमारे जो शेर हैं जो हम पढ़ रहे हैं, इनकी चमक है या आंसू है। अर्थात हम जो शेर पढ़ रहे हैं इससे दूसरों को तकलीफ हो रही है, वो रो रहे हैं, या सिर्फ ये दुनिया की चमक है। तो क्या दिया है, प्रस्तुत शेर हमारी आरोह भाग 2 में संकलित गजल से उद्धत है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी हैं। इसमें कवि ने अपने काव्य सृजन का आधार अपनी व्यथा बताया है। मतलब काव्य जो है
उसमें अपनी तकलीफ बता रहे कि मैंने काव्य क्यों लिखना शुरू किया। क्या है, कवि कहता है तुम्हें मेरी शायरी की चमक दमक दिखाई देती है, उस पर फिदा मत हो, तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, अर्थात ध्यान देना चाहिए मेरे शेरों में जो चमक है वह मेरे आंसुओं की देन है। अर्थात ये जो चमक तुमको दिखाई दे रही है ये आसपास माहौल में मेरे शेरों के द्वारा पड़ी गई चमक, ये मेरे दिल का तकलीफ है जो इन शेरों के माध्यम से बाहर आ रही है। दूसरे शब्दों में कवि की पीड़ा उसे उसके काव्य के दर्द से भर के आई है। नेक्स्ट है, ऐसे में तू याद आए है अंजुमे मैं के रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जय खोले हैं। तो यहां पर वो क्या बोल रहे हैं, अपनी वियोगी की, वियोग मतलब अपनी प्रेमिका से जो बिछड़ाव है उसमें उनको याद आती है। तो वो क्या बोल रहे हैं, हम शराब, जैसे शराबियों को शराब की चाहत होती है उसी तरह मुझे तुम्हारे प्यार की चाहत है, मुझे तुम चाहिए। शराबी जैसे मचल पड़ता है शराब के लिए, उसी तरीके से मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, क्योंकि ये संसार जो है मुझे उसकी इजाजत नहीं देता। वो बोलता है कि मैं पाप कर रहा हूं प्यार की जगह। प्रस्तुत शेर हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गजल से उद्धत है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी हैं। इस शेर में कवि ने प्रियजन की यादों का बखान किया है, अर्थात मुझे जब याद आती है तब। कवि कहता है, हे प्रिया तुम वियोग के समय इस तरीके से याद आते हो जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती, मतलब तुम मुझसे बिछड़ी हुई हो तो मुझे तुम्हारी याद आ रही है। तो कैसी याद आ रही है, जैसे शराबियों को शराब की याद आती, जैसे आधी रात के समय देवदूत आकाश में संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं। अर्थात जब मैं तुमको याद करता हूं तो ये संसार मुझे पापी के रूप में देखने लगता है। दूसरा हमारा जो आ रहा है शेर है, सदके फेयक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। तो अब यहां पर अपनी जो शेर शायरी पढ़ते हैं जो शायर हैं हमारे फिराक गोरखपुरी, उनके में इतनी दर्द और तकलीफ है, सभी लोग बोलते हैं कि तुम्हारा शेर ऐसा है जैसे मीर का शेर पढ़ा जाए। मीर भी काफी बड़े शायर हैं, तो उनसे उनके शायरी की तुलना करने लगते हैं। तो क्या दिया, उनकी गजलों और शायरी की तुलना मीर की गजलों और शायरी से होने लगती है। प्रस्तुत शेर हमारी पाठ आरोह भाग 2 में संकलित गजल से उद्धत है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी हैं। इस शेर में शायर अपनी शायरी पर ही मुग्ध हैं। क्या है वह, फिराक कहते हैं उनकी गजलों पर लोग मुग्ध होकर कहते हैं, फिराक तुमने इतनी अच्छी शायरी कहां से सीखी है। इन गजलों में शब्दों में हमें मीर कवि की गजलों की समानता दिखाई पड़ती है। भाव यह है कि कवि की शायरी प्रसिद्ध कवि मीर के समान उत्कृष्ट है। शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाह रहा है। तो उन्होंने बताया कि जैसे कोमल को काले काले बादलों के बीच बिजली चमकती है, उसी तरीके से ये लच्छे चमक रहे हैं, मतलब ये मन में जो है बहुत ही अच्छे भावों को पैदा कर रहे। क्या दिया है, शायर राखी के लच्छों को बिजली की चमक की तरह कहकर ये बताना चाहता है कि सावन मास में रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। इन दिनों जोरदार बारिश होती है, बादलों में जिस तरह बिजली चमकती है उसी प्रकार बहनें चमकती हुई राखी भाई के हाथों में बांधकर उसके उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। रक्षाबंधन एक मधुर प्रेम बंधन है। सावन का जो संबंध झीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से होता है। राखी के लच्छे उसी संबंध का प्रतीक हैं। तो बादल, बिजली, सावन का जो संबंध है वही भाई बहन के प्यार और राखी जैसे पवित्र बंधन का उन्होंने सिमिलैरिटी इस लाइंस में हमको समझाई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, खुद का पर्दा खोले से क्या आश्रय है। मतलब जो निंदक लोग होते हैं, जो दूसरों के सामने दूसरे की बुराई करते, किसी के सामने किसी की भी बुराई शुरू कर देते हैं, तो वही बता रहे हैं यहाँ पे कि वो सोचते हैं कि हम दूसरे की बुराई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वो दूसरों की बुराई नहीं कर रहे होते, वहां वो अपनी प्रवृत्ति उन लोगों के सामने रख रहे होते हैं कि मैं कैसा निंदक व्यक्ति हूं। तो यहां क्या दिया है,
खुद का पर्दा खोले से कवि का आशय स्वयं की बुराइयों या कमजोरियों को प्रकट करना है। कवि के अनुसार जो व्यक्ति उनकी बुराई करता है वह जाने अनजाने संसार के सामने अपनी ही कमजोरी प्रकट करता है। दूसरों की निंदा करते करते व्यक्ति कब अपने राज बता देता है उसे स्वयं पता नहीं चलता। मतलब वो दूसरों की बुराई करते करते अपने बारे में, क्योंकि उस आदमी को तो बोलने को चाहिए, और वो बोलते बोलते अपनी ही राज की बातें दूसरों के सामने प्रकट करने लगता है। तीसरा क्वेश्चन है, किस्मत हमको रो लेवे है हम किस्मत को रो लें। इस पंक्ति में शायर को किस्मत के साथ तनातनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है, चर्चा कीजिए। मतलब कोई दिक्कत होती है, इनको कोई तकलीफ होती है, शायर को तो बोलते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब थी या मेरी किस्मत में ही नहीं था, किस्मत को दोषारोपण कर देते हैं। लेकिन किस्मत बोलती है कि ये कैसा व्यक्ति है जो अपने कर्मों का ठीकरा मेरे पे फोड़ता है। तो मतलब दोनों में इस चीज की जो है तनातनी चलती रहती है, इन पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है। कवि को निराशा के क्षणों में ऐसा लगता है कि किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। कवि कहता है कि असफल होने पर मैं किस्मत पर रोता हूं और किस्मत मुझे उदास देखकर रोती है, वह मेरे लिए कुछ सार्थक नहीं कर सकती। इस प्रकार मैं और किस्मत दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक दूसरे की असफलता, अभावों और विवशता पर रोते हैं। मतलब मेरे पास अभाव है, विवशता है, उसी तरह किस्मत कुछ नहीं कर पा रही, इसलिए वो भी इन विवशताओं पर रोती है और उल्टा बोलती है कि तुम इतने कर्मनिष्ठ नहीं हो, तुमको कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। तो मतलब एक दूसरे पे वो लोग दोषारोपण करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपको वक्तव्य दिया गया है, इस पर टिप्पणी करनी है। अब आपको आश्रय व्याख्या नहीं करनी ना आश्रय स्पष्ट करना, इन शब्दों पे आपको टिप्पणी करनी है। क्या है? गोदी के चांद और गगन के चांद का रिश्ता। गोदी का चांद अर्थात बेटा, और गगन का चांद मतलब चांद। तो एक मां के लिए अपना बच्चा कितना ज्यादा कीमती होता है, जैसे आकाश, पूरे आकाश में एक अकेला चांद होता है, उसी तरह इस पूरे संसार में मां के लिए उसका एक अकेला अपना बेटा ही सबसे प्यारा होता है। क्या दिया है? गोदी का चांद अर्थात बच्चा मां को हर्षित करता है, और गगन का चांद बच्चे को यानी गोदी के चांद को हर्षित करता है। प्रत्येक मां के लिए उसका बच्चा चांद के समान सुंदर और प्रिय होता है, और बच्चे को चंद्रमा आकर्षित करता है, वह उसे अपने हाथों में लेना चाहता है। इस प्रकार दोनों के मध्य प्रेम और आकर्षण का बंधन है। तो पूरे आसमान में अकेला चांद होता है, और मां के लिए सिर्फ उसका बेटा सबसे, जैसे चांद प्रिय होता है वैसे बेटा प्रिय होता है, और उस बेटे को चांद बड़ा प्यारा होता है। तो दोनों का संबंध इससे बताया गया है कि मां के लिए बेटा प्रिय है अर्थात उसका चांद का टुकड़ा, और बेटे के लिए वो चांद प्रिय है। तो ये संबंध है उनमें। दूसरी जो टिप्पणी हमें करनी है, सावन की घटाएं व रक्षाबंधन का पर्व। अब रक्षाबंधन का पर्व सावन में आता है, तो सावन की घटाएं छाई रहती हैं, रक्षाबंधन में जो है चारों तरफ राखियों की घटाएं छाई रहती हैं। तो इस तरीके से ये संबंध स्थापित होता है। सावन का जो बादल से, बिजली से, घटा से होता है, वही रिश्ता सावन में रक्षाबंधन, राखी और भाई बहन के प्रेम का भी होता है। तो क्या दिया है? रक्षाबंधन एक मधुर बंधन है। सावन में रक्षाबंधन आता है। सावन का जो संबंध झीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से होता है। भाई बहन के मन में प्यार की भावनाएं होती हैं, तो उनके बीच का जो बंधन होता है वो बहुत ही अटूट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, इन रुबाइयों में हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के मिले जुले शब्दों को छाटिए। अब ये जो हमने रुबाइयां पढ़ी हैं, इन रुबाइयों में आपको हिंदी शब्द भी मिलेंगे, मतलब हिंदी की भी कई लाइनें मिलेंगी, आपको उर्दू की भी मिलेंगी, और लोक भाषा यानी कि जिस एरिया के वो हैं उनकी भाषाएं भी मिलेंगी। आपको वो लाइंस छाट के लिखनी। तो देखिए मैंने यहाँ पर लाइंस लिखी हैं आपके लिए। तो हिंदी में जो प्रयोग की गई है वो क्या है? आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, ये आई। फिर गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। इसमें भी आपको हिंदी के बताई दे रहे, रक्षाबंधन, खिलखिलाना, ये सभी हिंदी के शब्द हैं। फिर रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, रक्षाबंधन, रस, पुतली, ये सभी हिंदी शब्द हैं। फिर है छाई है घटा गगन में हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे,
भाई के है बांधती चमकती राखी। तो इसमें भाई, बहन, चमकती राखी, लच्छे, ये सभी हिंदी शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। अब उर्दू के जो शब्द इन रुबाइयों में इस्तेमाल किए गए हैं, उलझे हुए गेसुओं की कंगी। तो यहां पर गेसुओं जो है वो उर्दू शब्द आपका आ रहा है। देखने के आईने में चांद उतर आया है, तो आईने जो शब्द है वो हमारा उर्दू का है, तो ये शब्द उर्दू के इस्तेमाल किए गए। अब लोक भाषा यानी कि जिस एरिया में रह रहे हैं उसकी प्रचलित भाषाएं क्या दिया है, रह रहे के हवा में जो लोका देती। अब लोका देना यानी कि उछालना जो है वो लोक भाषा से प्रचलित है, जिस एरिया में वो रह रहे हैं वहां की ये प्रचलित भाषा है। पहला क्या है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रहे के हवा में जो लोका देती, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो ये लिया गया है रुबाइयों से हमारे सामने। अब इस पे आधारित प्रश्न है। क्या प्रश्न है, प्रस्तुत कविता के कवि का नाम बताइए। अब ये कौन है भाई, शमशेर बहादुर सिंह, गोस्वामी तुलसीदास, फिराक गोरखपुरी या कुंवर नारायण। तो ये पंक्तियां लिखी हुई हैं किसने, फिराक गोरखपुरी जी ने। चांद के टुकड़े उपमान का प्रयोग किसके लिए किया गया, चांद का टुकड़ा कौन है, माँ, बच्चे, परिवार या ये सभी। तो किसके लिए किया गया चांद का टुकड़ा, वो है बच्चे के लिए इस्तेमाल किया गया है ये उपमान। प्रस्तुत काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है, माँ के वात्सल्य भाव का, मनोहर वातावरण का, चांद की सुंदरता का या स्त्री के रूप का। तो यहाँ पर जो चित्रण किया गया है वो है माँ की वात्सल्यता का, यानी कि माँ के प्यार का, किस तरीके से वो बच्चे से दुलार रही है। शिशु के प्रति माँ का स्नेह कैसा होता है, एक बच्चे के प्रति जो है माँ कैसा स्नेह रखती है, असरल, असहज, नैसर्गिक या कृत्रिम। तो वो प्रेम कैसा होता है, वो होता है नैसर्गिक यानी प्राकृतिक प्रेम होता है, इसमें किसी तरह की बनावट नहीं होती है। बच्चे की खिलखिलाहट भरी हंसी कहाँ गूंज उठती है, कहाँ वो जो है खिलाया जा रहा है, कहाँ उसकी हंसी चारों तरफ गूंज रही है, घर में, वातावरण में, आंचल में या स्वप्न में। तो उसकी जो हंसी है वो कहाँ गूंज उठती है, वो पूरे संपूर्ण वातावरण में, बहुत खुश है और पूरे वातावरण में उसकी हंसी गूंज उठती है। अब आते हैं नेक्स्ट काव्यांश पे, क्या दिया हुआ है, दीपावली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, को रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए, आंगन में ठुनक रहा है जिद्दी आया है, बालक तो है ही चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे दे के कह रही माँ देख आई मैं चांद उतर आया है। तो यहाँ क्या, आईने में चांद उतर आया। तो यहाँ पर जो है जो रुबाइयां हैं उनसे लिया गया है, दीपावली का वर्णन है और बच्चे की जिद का वर्णन यहाँ पर किया गया है। दीपावली के दिन घर की साज सज्जा कैसी होती है, घर कैसा सजा होता है, अस्त व्यस्त, साफ सुंदर पुते हुए घर, बच्चों के खिलौने घर पर फैले हुए हैं या अस्वच्छ व गंदगी रहती है। तो सही क्या है कि साफ सुथरे और पुते हुए घर होते हैं। दीपावली के दिन माता बच्चों को क्या लाकर देती है, कपड़े, मिठाई, चीनी मिट्टी के खिलौने या दिया। तो कैसे क्या लाकर देती है, वो देती है चीनी मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के भी खिलौने लाके देती है, चीनी के भी खिलौने लाके देती है, तो सभी कुछ लाकर देती है। दिए जलाते समय बच्चे के लिए माता के चेहरे पे कैसा भाव है, कोमलता का, शिथिलता का, स्तब्धता का या असमंजसता का। तो सही क्या है, वो भाव है कोमलता का। दीपावली के उत्सव को आंखों के सामने साकार कौन कर देता है, किसने साकार कर दिया है, मिट्टी के खिलौनों ने, दीपक को जलाना, घर की साज सज्जा, ये सभी। तो यहाँ पर दीपावली का जो त्योहार है वो हमारी आंखों के सामने इन सभी भावों से आता है कि मिट्टी के खिलौने भी हैं, वहाँ पर दीपक भी जलाया जा रहा है, घर भी साफ सुथरे और सजे हुए, तो ये सभी भाव हैं। माँ बच्चे के घरौंदे में दिए किस लिए जला रही है, मनोरंजन हेतु, परंपरा हेतु, आत्मीयता हेतु या प्रकाश हेतु। क्यों जला रही है, ये परंपरा हेतु जला रही है। भाई परंपरा है कि वो छोटे से घरौंदे को सजाया जाता है, ये एक परंपरा है, वहाँ पे घर रखा जाता है और उसकी साफ सफाई, साज सज्जा सभी पे ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की,
बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्चे, भाई के है बांधती चमकती राखी। तो यहाँ पे रक्षाबंधन के पर्व का जो है वो वर्णन किया गया है कि आकाश में कैसे बादल छाए हैं और भाई किस प्रकार से बहन के हाथों में राखी बांध रही है। इस पर आधारित प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश का केंद्रीय विषय क्या है। ये पूरा जो हमने काव्यांश पढ़ा, इसका केंद्रीय विषय किस पर आधारित है? प्रकृति का चित्रण करना, रक्षाबंधन के पर्व का वर्णन करना, सामाजिक रीतियों का चित्रण करना, संध्या के समय का वर्णन करना। तो यहाँ पर क्या है? रक्षाबंधन के पर्व का वर्णन करना है केंद्रीय विषय। कवि ने काव्यांश के माध्यम से क्या स्पष्ट किया? इस काव्यांश के माध्यम से वो क्या चीज बताना चाह रहे हैं हमें? भाई बहन के अटूट संबंध को, सावन के महीने की फुहार को, वर्षा ऋतु के मनमोहक दृश्य को, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो कवि ने है वो भाई बहन के अटूट बंधन को व्यक्त किया है। भाई रक्षाबंधन का पर्व क्यों होता है? भाई बहन के अटूट रिश्ते के लिए ही होता है। तो यहाँ पर वो रिश्ता ही व्यक्त किया गया है। कवि ने रक्षाबंधन की सुबह को कैसा बताया है? रक्षाबंधन की जो सुबह है वो किस तरीके की है? तारों से भरी है, रस की पुतली है, कठोर और हटीली है, नीरस और शांत है। तो उन्होंने कैसी बताई है? वो बताई है रस की पुतली। पहली पंक्ति में है ना रस की पुतली, तो कैसा बताया उन्होंने? रस की पुतली बताया है। राखी को किसका प्रतीक बताया गया है? किस चीज का प्रतीक है? त्योहार का, प्रेम का, घृणा का या प्रतिस्पर्धा का? तो यहाँ पर राखी जो बताया गया है वो है प्रेम का प्रतीक। भाई और बहन के बीच के प्रेम के संबंध को राखी व्यक्त करती है। बहन द्वारा भाई की कलाई पर कैसी राखी बांधी जा रही? किस तरह की राखी बांधी जा रही है? रेशम के तारों वाली, चांदी के तारों वाली, बिजली की तरह चमकते तारों वाली, या सोने की आभा वाली? तो किस तरह की राखी बांधी गई है? वो है बिजली की तरह चमकते हुए तारों वाली बताई गई है। क्योंकि वो गोल्डन गोल्डन रहता है ना, तो जैसे लगता है कि वो बिजली के तार हैं, सुनहरे सुनहरे से चमक रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास में जो आ रहे हैं ये है गजल से लिया गया है उनका। भाई हमारे पास दो है ना, रुबाइयां और गजल, तो गजल से लिया गया है। जो मुझको बदनाम करे काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले या अपना पर्दा खोले। तो यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि जो मेरी बुराई करता है वो मेरी बुराई नहीं कर रहा है, एक तरीके से अपने व्यक्तित्व को दूसरों के सामने व्यक्त कर रहा है। ये कीमत ही अदा करे हम बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले साथ। तो यहाँ पर क्या है कि प्रेमी का जो प्रेम है वो कौन व्यक्त करता है? वो दीवाना व्यक्त करता है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि हमने प्यार की कीमत जो है एक दीवाना बनके जो है अदा करी है। तेरे गम का पासे अदब कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले हुए हैं। तो यहाँ पर अपने प्यार की जो हार है वो और अपनी प्रेमिका की जो बिछुड़न है उस दर्द को व्यक्त करते हुए बोलते हैं कि मैं जमाने के सामने नहीं चुपके चुपके रो लेता हूँ। तो देखिए हमारे सामने जो गज़ल प्रस्तुत की गई है, गज़ल का एक मूल होता है कि इसमें कुछ शेरों को, शेर जो शायरियाँ होती हैं उनको कई सारे अलग अलग शेरों को लिया जाता है और ये कभी एक दूसरे से संबंधित नहीं होते, ये अलग अलग रहते हैं, इनका मतलब भी अलग अलग रहता है और बस एक ही बहुत सारे शेर आपस में पिरो दिए जाते हैं और एक गज़ल बन जाती है। यहाँ पर 3 हमारे सामने जो है शायरियाँ प्रस्तुत की गई और गज़ल का ये एक अंश है। क्या है इस पर आधारित प्रश्न? काव्यांश के अनुसार बदनाम करने वाले क्या नहीं सोचते हैं? स्वयं की बदनामी की बात, स्वयं की प्रशंसा की बात, दूसरों की कमजोरी की बात या दूसरों को महत्व देने की बात वो नहीं सोचते हैं। जो बात है वो है स्वयं की बदनामी। हम दूसरे की बदनामी कर रहे हैं तो एक तरीके से हम खुद बदनाम हो रहे हैं कि ये व्यक्ति कैसा ये दूसरों को बदनाम करता है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत काव्यांश में किस पर व्यंग्य किया गया है? समाज, निंदक, कवि या प्रेमी? तो किस पर व्यंग्य किया गया है? वो है निंदक, जो दूसरों की निंदा करता है उस पर व्यंग्य किया गया है। पर्दा खोलने से क्या अभिप्राय है? आवरण हटाना, मन में विश्वास लाना, मन की छुपी कुटिल भावनाओं को उजागर करना, दूसरों पर दोषारोपण करना। तो यहाँ पर पर्दा खोलने से तात्पर्य है मन में छुपी कुटिल भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करना, बुराई करना ना, उसी को बोल रहा है, मन में छुपी हुई कुटिल भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करना। नेक्स्ट है,
कवि अपने पूरे होश में किसकी कीमत अदा करता है? पूरी होशो हवास में किस चीज की कीमत अदा कर रहा है? कविता रचने की, प्रेम की, पर्दे की या सम्मान की? तो वो कीमत अदा कर रहा है प्रेम की। प्यार किया है ना, तो उसकी कीमत वो सबके सामने अदा कर रहा है। कवि ने स्वयं को पूर्णता किस पर न्यौछावर कर दिया है? समाज पर, सहयोगी पर, प्रेम पर या देश पर? उन्होंने पूर्ण रूप से अपने आप को जो अर्पण किया है वो है प्रेम पर। नेक्स्ट हमारे पास में फिर कुछ शायरियां प्रस्तुत की गई हैं। क्या है? नौरस गुच्छे पंखड़ियों की नाजुक गिरे खोले हैं, या उड़ जाने को रंग बू गुलशन में पर तोले हैं। दूसरा है, तारे आके झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों एक ही काम मिला है, किस्मत हमको रो लेवे, हम किस्मत को रो लेवे। तो किस तरीके से यहाँ बता रहे हैं कि चारों तरफ, पहले वाले में 9 गुच्छे पंखड़ियों की नाजुक गिरह खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। तो किस तरीके से समाज में चारों तरफ जो अव्यवस्था व्याप्त है वहां पर चीजों को सुधारने के लिए चीजें प्रयासरत हैं, ये बताई गई हैं। फिर है, तारे अब आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोवे है, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे खोले। मतलब चारों तरफ सन्नाटा छाया है और सभी सो रहे हैं, अर्थात इसमें इनडायरेक्टली उन्होंने अव्यवस्था की तरफ कोई भी आवाज नहीं उठाता, ये चीज उन्होंने व्यक्त करी है। फिर नेक्स्ट है, हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों एक ही काम है, किस्मत हमको रो लेवे, हम किस्मत को रो लेवे। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो अपने, शायर हम बोलेंगे, वो अपनी किस्मत के बारे में बोल रहे हैं कि हमारी किस्मत एक दूसरे, मैं और मेरे किस्मत बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। कुछ बुरा होता है तो मैं किस्मत को ठोक देता हूँ कि इसका गलत, इसने मुझे बोला ये खराब थी इसलिए ऐसा हुआ, और कुछ किस्मत से कुछ गलत होता है तो बोलता है कि ये आदमी गलत था। तो हम दोनों एक दूसरे का दोषारोपण कर लेते हैं। अब इस पर आधारित प्रश्न है, कलियां किस प्रकार अपनी पंखुड़ियां खोल रही हैं? एक एक करके, एक साथ खिलकर, नवीन रसों से आवृत होकर, या प्राचीन रसों से पूर्ण होकर? तो यहाँ पर जो है वो है नवीन रसों से आवृत होकर, मतलब नई चीजों से व्यक्त होकर, यानी कि समाज में जो व्यवस्था आ रही है, नई नई चीजें जो आ रही हैं, वो चीज इनडायरेक्टली बताई गई है। कलियों द्वारा पंखुड़ियां खोलने का क्या प्रभाव हुआ है? चारों ओर सुगंध फैल गई है, चारों ओर निराशा छा गई है, चारों ओर अंधकार छा गया है, चारों ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई है। तो सही क्या है यहाँ पर? चारों ओर सुगंध फैल गई। जब भाई कली जब अपने पंखुड़ियों को खोलेगी तो क्या होगा? चारों तरफ सुगंध ही व्याप्त होगी, तो सुगंध फैल गई है। जर्रा जर्रा सोए है पंक्ति से क्या तात्पर्य? जर्रा जर्रा सोए है, ये पंक्ति के माध्यम से कवि ने हमें क्या समझाने का प्रयत्न किया है? पशु पक्षी सोए हैं, सभी मनुष्य सोए हैं, फूल पौधे सोए हैं, सृष्टि का कणकण सोया है। तो यहाँ पर क्या उन्होंने बताया है? जर्रा जर्रा सोया, अर्थात सृष्टि का कण कण सोया है। कवि तथा उसकी किस्मत क्या काम कर रहे हैं? किस तरह का काम कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं, रो रहे हैं, समझदारी से काम ले रहे हैं, या हंस रहे हैं? तो वो क्या कर रहे हैं? वो रो रहे हैं एक दूसरे को। किस्मत उनको रो लेती है और वो किस्मत को रो लेते हैं। रात का नीरव सन्नाटा कैसा प्रतीत हो रहा है? नीरव सन्नाटा कैसा प्रतीत हो रहा है? शांत सा, गंभीर सा, बोलता हुआ सा, या धीरज धरता हुआ सा? तो कैसा सन्नाटा प्रतीत हो रहा है? वो है बोलता हुआ सा सन्नाटा प्रतीत हो रहा है। तो अब इस प्रश्न के साथ हमारे काव्यांश आधारित प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हमारा जो आएगा वो है संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न, यानी पूरे पाठ में जहां कवि परिचय, काव्यगत विशेषताएं, संपूर्ण पाठ, सभी पे आधारित हमारे प्रश्न रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया है? आंगन में लिए चांद के टुकड़े को पंक्ति में चांद का टुकड़ा किसे कहा गया? रुबाइयों में बोला गया है ना कि चांद का टुकड़ा, तो चांद का टुकड़ा किसको बोला गया है? पत्नी द्वारा अपने पति को, माँ द्वारा अपने सुंदर बच्चे को, राजा द्वारा रानी को, या उपरोक्त सभी? तो चांद का टुकड़ा कौन जो है गोदी में लेकर लोका दिला रही थी? वो थी माँ। तो माँ द्वारा चांद का टुकड़ा किसको बोला गया है? अपने बच्चे को। तो यहाँ पर खा ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, फिराक की रुबाइयाँ के आधार पर बताइए कि माँ द्वारा अपने बच्चे को खिलाना, झुलाना आदि में किस भाव की अभिव्यक्ति होती है? जब माँ अपने बच्चे को प्यार करती है या कोई भी
अपने बच्चे को प्यार करता है तो उस समय कौन सा भाव उत्पन्न होता है, ये चीज़ पूछी। तो इसमें क्या है, वात्सल्य भाव, प्रेम भाव, दया भाव या श्रृंगार भाव। देखिए, जब किसी छोटे बच्चे को प्यार की बात आती है, प्रेम होता है, जैसे नायक नायिका के बीच में प्रेम होगा, लेकिन जब हम छोटे बच्चे के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है, वो वात्सल्य भाव होता है या स्नेह भाव होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है स्नेह भाव का तो ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पर क्या रहेगा, वात्सल्य भाव। माँ द्वारा बच्चे को झुलाने पर, उसे हवा में उछालने पर बच्चा क्या प्रतिक्रिया करता है। जब माँ उसको हवा में उछालती है, लोका देती है ना, तो ऊपर उछालती है, तो बच्चा क्या कर रहा था, रुबाइयों में ये दिया हुआ है, क्या करता है, बच्चा रोने लगता है, बच्चा अपनी माँ से चिपक जाता है, बच्चा डर जाता है, खिलखिलाने लगता है। तो माँ जब उसे हवा में उछालती है, लुका देती है, तो क्या करने लगता है बच्चा खिलखिलाने लगता है। उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके पंक्ति के अनुसार गेसु शब्द का अर्थ क्या है। उलझे हुए गेसु, तो गेसु का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, बाल, कपड़े, घुंघरू या चोटी। तो गेसु का तात्पर्य है बाल से, क्योंकि कंघी कहाँ करी जाएगी भाई, बाल में तो करी जाएगी, और गेसु का अर्थ भी बाल ही होता है। जब अपने बच्चे को घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है तो बच्चा किस भाव से अपनी माँ के मुख की तरफ देखता है। अब क्या है, वो अपने घुटनों के पास रख के अपने बच्चे को कपड़ा पहना रही है। भाई बच्चा छोटा होता है, भागता है, तो उसे घुटनों के बीच में रख के जो है कपड़े पहनाए जाते हैं, क्योंकि वो खड़ा भी नहीं हो पाता, तो सपोर्ट के लिए उसको चाहिए होता है। तो अब जो है, जब वो कपड़े पहना रही है तो बच्चा किस भाव से अपनी माँ की तरफ देख रहा है, गुस्से के भाव से, आत्मीयता व स्नेह के भाव से, प्रेम के भाव से या रोते हुए भाव से। तो माँ जब इतने लगाव से, कहते हैं ना बच्चा फीलिंग टच करता है, तो वो फीलिंग ले रहा है, तो यहाँ पर क्या है, वो आत्मीयता और स्नेह के भाव से देख रहा है। तो देखिए, अभी हमने आपको बताया था ना कि जहाँ पर छोटे बच्चे से लेकर प्यार की भाव आता है, वहाँ पे स्नेह आता है। तो यहाँ देखिए स्नेह भाव आया। नेक्स्ट है, दीपावली के उल्लासमय वातावरण के चित्रण के माध्यम से कवि ने लोक जीवन में किसका महत्व बताया है। दीपावली का उन्होंने बताया कि किस तरीके से दिए जलाए जा रहे हैं, छोटा बच्चा का घर धमकाया जा रहा है, घर साफ सुथरा है, तो सब कुछ उन्होंने बताया। जब इन्होंने इस पूरी चीज़ों का वर्णन हमारे सामने रखा, तो वो किस मान्यता को उजागर करना चाहते हैं, क्या है वो, सफाई होती है, ये बात समझाना चाहते हैं, धन होता है लोगों के पास दीपावली मनाने का, त्योहारों का महत्व या दीपावली का महत्व। तो यहाँ पर वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं, वो हमें बताना चाह रहे हैं भारतीय संस्कृति में त्योहारों का महत्व क्या होता है। रुबाइयों के आधार पर बताइए कि दीपावली की शाम माँ अपने बच्चे को किस प्रकार के खिलौने देती है। किस प्रकार के उसने खिलौने दिए हैं, प्लास्टिक के खिलौने, मिट्टी के खिलौने, चीनी के खिलौने या लोहे के खिलौने। तो उसने जो खिलौने दिए हैं वो दिए हैं चीनी के खिलौने। आते हैं चीनी के शक्कर के वाइट खिलौने आते हैं, उनसे या तो खेल लीजिए, वो खाए भी जा सकते हैं। अब चूंकि बच्चा बहुत छोटा है तो जाहिर सी बात है कि वो क्या करेगा, मुंह में डालेगा, तो इसलिए उसे चीनी के दिए कि मुंह में भी डालो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फितरत का कायम है तवाजुन। यहाँ तवाजुन का क्या अर्थ है, तवाजुन शब्द क्या का मतलब होता है, तराजू, राज्य, संतुलन या स्थिरता। तो यहाँ तवाजुन का जो अर्थ होता है वह है संतुलन अर्थात बैलेंस। बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए, क्या है, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए, रुबाइयों के आधार पर पंक्ति का आश्रय। घरौंदे आधार पर पंक्ति का आश्रय क्या है, इस पंक्ति का क्या मतलब है। बच्चे अपने घर में दीपक जलाते हैं, माँ बच्चे के घरौंदे में दिया जला रही है, पिता बच्चे के घर में दीपक जला रहा है, ये उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए से तात्पर्य है माँ बच्चे के घरौंदे में जो है वो दिए जला रही है। क्या कर रही है, वो घरौंदे में दिए जला रही है। नेक्स्ट आते हैं, रुबाइयों के आधार पर बताइए कि बालक माँ से क्या मांगने की जिद कर रहा है। माँ से क्या चीज़ मांगने की वो जिद कर रहा है, नए नए खिलौने के, स्वादिष्ट भोजन की, चांद को खिलौना समझकर उसको खेलने की या ज़्यादा पैसों की। तो क्या था, आंगन में जिद आया है ना, तो वो वाला जो रुबाई का जो छंद था वो है यहाँ पर। तो क्या दिया है वहाँ पे, चांद को खिलौना समझकर उसे खेलने की वो जिद कर रहा है।
देख आईने में चांद उतर आया, पंक्ति का आश्रय क्या है? इस पंक्ति का से क्या मतलब है? चांद जमीन पर अर्थात आईने में उतर आया है, चांद घर पर उतर आया है, का और खा दोनों हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही क्या है? चांद जो है वह जमीन पर अर्थात आईने पर उतर आया। अब वो चांद मांग रहा खेलने के लिए, दे नहीं सकते, तो माँ ने आईना लिया और उसमें चांद दिखा दिया, कहते देखो जो तुम्हें खेलना था वो हमने तुम्हें लाके दे दिया, ये है चांद। रक्षाबंधन का त्योहार किस ऋतु में मनाया जाता है? कौन सी ऋतु में आता है? शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या वसंत ऋतु? तो रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है वर्षा ऋतु में, सावन मास की पूर्णिमा में के दिन ये जो है त्योहार मनाया जाता है, और सावन मास जो है वो वर्षा ऋतु के अंतर्गत आता है। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, पंक्ति के अनुसार छोटी बहन अपने भाई को किस प्रकार की राखी बांधती है? तो क्या बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, तो छोटी बहन किस तरह की राखी बांध रही है? सामान्य राखी, फूलों से युक्त राखी, बिजली वाली राखी, या बिजली की तरह चमकते तारों के लच्छे वाली राखी? तो क्या बताया है? जो बिजली की तरह चमकते हुए लच्छों वाली, यानी कि वो जो सुनहरी वाली राखी होती है जिसमें ऐसे ऐसे करके कटिंग लगी रहती है, उस तरह की राखी बांध रही है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, पंक्ति के अनुसार तारों को देखकर कैसा महसूस हो रहा है? क्या है? तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं। तो इसमें जब हम बोल रहे हैं ना तारे आंखें, तो यहाँ पर तारों को देखकर कैसा महसूस हो रहा है? तारे चमक रहे हैं, तारों को नींद आ रही है, तारे आंख झपका रहे हैं, या खा और गा दोनों ही सही है। तो यहाँ पर जो है तारे क्या है, उनको नींद भी आ रही है और वे आंख भी झपका रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमारा खा और गा ऑप्शन दोनों ही सही है। प्रश्न संख्या 40 है, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले, पंक्ति का आश्रय क्या है? यहाँ पे इस पंक्ति का क्या तात्पर्य है? किस्मत हमको रो रही है, हम किस्मत को रो रहे हैं, या कवि और उसकी किस्मत का केवल एक ही काम है रोना, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर क्या है? कवि और कवि की किस्मत जो है दोनों का ही सेम काम है कि वो दोनों रो रहे हैं। गजल में कवि को किस कारण समाज के लोग बदनाम करते हैं? किस कारण समाज के लोग बदनाम कर रहे हैं? कवि के व्यक्तित्व के कारण, कवि के रूप रंग के कारण, कवि तथा उसके प्रिय के प्रेम के कारण, कवि की आर्थिक स्थिति के कारण। तो यहाँ पर कवि ने अपने प्रेम की निराशा काफ़ी व्यक्त करी है। तो यहाँ पर लोग बदनाम क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि कवि और उसके प्रिय के प्रेम के कारण। क्योंकि जिस समय हमारे कवि फिराक गोरखपुर जी ने ये कविता लिखी थी, उस समय प्रेम को इतना मतलब ओपन माइंडेड नहीं था कि आप सबके सामने व्यक्त कर सको, और कवि के जब प्रेम का उजागर हुआ तो सब उनकी निंदा करने लगे थे। गजल कवि दुख व रोदन के रूप में किसकी कीमत चुका रहा है? गजल में कवि जो है वो दुख और रोदन के बदले में किस चीज़ की कीमत चुका रहा है कि वो दुखी भी है, तकलीफ में है? क्या है वो? प्रिय से प्रेम की, प्रिय से बिछुड़ने की, प्रिय से अपनेपन की, या ये सभी की? तो वो दुख और रोदन जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है प्रिय से अपनेपन की। जब भाई हमें किसी से अपनापन होगा, हम बहुत किसी को चाहेंगे, तो वो हमारे पास रहेगा या तो हम बहुत खुश रहते हैं, लेकिन वो जब हमसे दूर चला जाता है तो हमें तकलीफ़ होती है। तो वो क्या है? वो कितना प्रिय से प्रेम करते हैं, ये चीज़ की झलक हमें किस में मिल रही है? इनकी इन पूरी गज़लों में हमको मिल रही है। नेक्स्ट है, तेरा सौदा करने वाले दीवाने भी ही होले हैं, पंक्ति के अनुसार दीवाना कौन होता है? क्या है? तेरा सौदा करने वाले दीवाने भी होले हैं। तो यहाँ पर दीवाना किसके लिए बोला गया है? कवि से प्रेम करने वाले, प्रिय का सौदा करने वाले, प्रिय से प्रेम करने वाले, या पत्नी से प्रेम करने वाले। तो दीवाना कौन होता है? जो प्रिय से प्रेम करता है। अब प्रिय से प्रेम, अब प्रेमिका अगर अपने प्रिय से प्रेम करेगी तो वो भी दीवानी है, और प्रिय अगर अपनी प्रेमिका से प्रेम करेगा तो वो भी दीवाना है। तो यानी कि प्रिय से प्रेम करने वाला व्यक्ति दीवाना होता है। गजल के आधार पर बताइए कि प्रेम में किस प्रकार का नैसर्गिक संतुलन है? क्या बताया उन्होंने? जब हम गज़ल पढ़ेंगे तो उसके पढ़ने के बाद हमें बताना है कि गज़ल में किस तरह का नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक संतुलन बताया गया है। सबसे प्रेम करना, निस्वार्थ प्रेम करना, का और खा दोनों सही है, या स्वयं को खोकर अधिक से अधिक पाना,
तो यहाँ पर किस तरह के प्रेम की भावना व्यक्त की गई है, वो है निस्वार्थ प्रेम करना। यहाँ पर जो लेखक हैं, हमारे कवि हैं, वो जो है अपनी प्रेमी से प्रेम करते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके निस्वार्थ भाव के प्रेम को बताया गया। मतलब वो प्यार कर रहे हैं मगर किसी स्वार्थवश नहीं कर रहे हैं, वो बस कैसे कर रहे हैं कि हाँ उनको प्यार है इस चीज़ के लिए। तो उनका प्रेम कैसा है, वो निस्वार्थ भाव का प्रेम है। गजल के आधार पर बताइए कि रात गहराने पर संसार के पाप का लेखा जोखा किसके द्वारा किया जाता है। जब रात बहुत गहरी हो जाती है तब लोगों के पाप का लेखा जोखा कौन और कैसे करता है। देवदूत द्वारा होता है लेखा जोखा, कवि द्वारा होता है, यमराज द्वारा होता है, या इन सभी के द्वारा होता है। तो गजल के अनुसार जो है रात गहरा आने पर जो है लोगों के पापों का लेखा जोखा जो है वो देवदूतों द्वारा होता है। कहते हैं देवदूत रात में नीचे उतर आते हैं और सभी के जिन्होंने पूरे दिन में जितने जिस हिसाब से कर्म किए हैं वो उनके नोट डाउन किए जाते हैं। रुबाइयाँ क्या है हमारे पास। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पिनहाती कपड़े। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। वो रूपमती मुखड़े पे एक नम्र दमक, बच्चे के घर औंदे में जलाती है दिए। आंगन में ठुनक रहा है जिद्दी आया है, बालक तो हुई चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। रक्षा बंधन की सुबह रस की पुतली छाई है, घटा गगन की हल्की हल्की। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। तो ये जो रुबाइयां हम पढ़ रहे हैं आप ये देखेंगे कि ये 4-4 लाइंस की है, ठीक है। इनमें जो 3 लाइंस होती हैं इनमें तुक मिलता है, मगर तीसरा जो लाइन होती है उसमें तुक नहीं मिलता है। फिराक गोरखपुरी जी ने यहाँ पे अलग अलग तरीके अलग अलग जगह पे यहाँ पर समझाया है। दीपावली के बारे में बताया है, रक्षाबंधन के बारे में बताया है, किस तरीके से एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है ये भी दिखलाया है। तो इन रुबाइयों में कई अलग अलग तरीकों की बात की गई है। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले रुबाइयाँ क्या है प्रतिपाद। फिराक की रुबाइयाँ उनकी रचने गुले नगमा से उद्धत हैं। तो ये जो रुबाइयाँ हम पढ़ रहे थे ये किससे ली गई हैं, गुले नगमा से। रुबाइयाँ उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है। एक छंद होता है या लेखन शैली जिसको बोला जाता है। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है, जैसे अभी हमने बताया तुक मिलते हैं, और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है, उसमें तुक नहीं मिलेंगे। इन रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। ये जो हमने लिया इसमें क्या है, जो हिंदी रूप हमें थोड़ा सा दिखाई दे रहा, पूरी तरीके से अरबी फारसी नहीं है। इन्हें पढ़ने से सूरदास के वात्सल्य वर्णन की याद आती है। तो सूरदास जो हैं वो वात्सल्य वर्णन के लिए, वात्सल्य रस के लिए प्रसिद्ध हैं। वो श्री कृष्ण की वर्णन करते हुए किस तरीके से उन्होंने वात्सल्य रस का बहुत ही अच्छा नमूना हमारे सामने प्रस्तुत किया है, हम सभी जानते हैं। उनके सूर सागर हो, सूर लहरी हो, सूर सारावली हो, सभी में हमने वात्सल्य रस और श्रृंगार रस पूरी तरीके से भरा देखा है। जब हम ये रुबाइयाँ पढ़ेंगे तो हमें सूरदास के वात्सल्य रस की याद आ जाती है। अब ये जो रुबाइयाँ पढ़ी हैं इसका सार हम देखते हैं। इस रचना में कवि ने वात्सल्य वर्णन किया है। माँ अपने बच्चे को आंगन में खड़ी होकर अपने हाथों के प्यार से झुला रही है। वह उसे बार बार हवा में उछाल देती, बच्चे को नहीं ऐसे करके हवा में उछाल के ऐसे पकड़ते हैं तो वो कर देती है, जिसके कारण बच्चा खिलखिलाकर हंस उठता है। वह उसे साफ पानी से नहलाती है तथा उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है। पानी से नहलाती है और जो बच्चों के बाल होते हैं ना घुंघराले घुंघराले होते हैं तो उलझ जाते हैं, तो उनमें कंघी करती है। बच्चा भी उसे प्यार से देखता है, वह उसे कपड़े पहनाती है। अब प्यार, बच्चों को पैर पे बिठाल के जैसे कपड़े पहनाए जाते हैं, आप सभी ने अपने आस पड़ोस में अपने घर में देखा होगा कि छोटे बच्चों को किस तरीके से कपड़े पहनाए जाते हैं। बच्चे भागते रहते हैं तो उन्हें पैर के बीच में पकड़ के दबा के कपड़े पहनाने पड़ते हैं, तो उसी तरीके से वो पहनाती है।
अब ये तो पहला हो गया छंद, हमने पढ़ लिया। दूसरा क्या है, दिवाली के अवसर पर शाम होते ही पुते और सजे हुए घर सुंदर लगते हैं। दिवाली के समय क्या होता है, हम सभी के घर व्हाइट वॉश होता है ना, और हम लोग डेकोरेशन भी बहुत अच्छी करते हैं, तो घर कैसे एकदम साफ सुथरे से सुंदर से लगते हैं, वैसे दिखते हैं। चीनी मिट्टी के खिलौने बच्चे को खुश कर देते हैं। चीनी मिट्टी के खिलौने, छोटे छोटे खिलौने उस समय आते हैं, तो वो बच्चे को जब मिलते हैं तो बहुत खुश हो जाता है कि उसे टॉय मिल गया है। वह बच्चों के छोटे से घर में दीपक जलाती है। तो एक ट्रेडिशन है दिवाली के समय में कि एक छोटा सा घर रखा जाता है, उस घर में दीपक भी जलाए जाते हैं, तो वो दीपक जलाती है, जिससे बच्चों के सुंदर चेहरे पे दमक आ जाती है। आसमान में चांद देखकर बच्चा उसे लेने की जिद पकड़ लेता है। अब क्या है, उस नेक्स्ट में क्या बताया कि एक बच्चा, जो बच्चा है वो आसमान में चांद देखता है और बोलता है कि नहीं, मुझे ये खिलौना चाहिए। अब वो जिद कर गया, अब माँ भी परेशान, तो वो क्या करती है, माँ उसे दर्पण यानी कि शीशा, मिरर में प्रतिबिंब दिखाती है। यानी कि चांद आसमान में, वो शीशा जो है वो चांद जो है वो शीशे में दिखने लगता है, उसका अक्स दिखने लगता है, तो वो दिखने लगता है, रिफ्लेक्शन आ जाता है, तो उसको दिखाती है कि ये देखो चांद आ गया है, और उसे कहती है दर्पण में चांद उतर आया है। अब उसके बाद क्या है, रक्षाबंधन की बात बताई गई है। आखिरी छंद में क्या, रक्षाबंधन की बात बताई गई। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं, यानी कि जो धागे होते हैं उस पे सिमर सिमर से बहुत चमकीली सी चीजें लगी रहती है ना, तो वो कैसे बताए गए हैं, बिजली के लच्छों की तरह दिखाई गए। जैसे बिजली चमकती है ना, कैसे स्पार्क होता है, तो उसी तरीके से बताया गया है कि वो लच्छे भी कैसे चमक रहे हैं, जैसे बिजली चमकती है। सावन में रक्षाबंधन आता है। सावन का जो संबंध झीनी घटा से है, सावन में बहुत पानी बरसता है ना, तो सावन का महीना मतलब बारिश का महीना, तो जो सावन के महीने का बारिश से है, घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से है। अब घटा छाएगी तो बिजली भी चमकेगी, तो बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से है। तो जिस तरीके से इन सबको अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह भाई को बहन से भी अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये हमने रुबाइये के सार को समझा। अब हमारे पास जो आएगी वो है गजल। इसी पाठ में दूसरा भी दिया गया है गजल। अब इस गजल को हम समझते हैं, गजल में क्या दिया गया है। अब गजल क्या होता है, ये अलग अलग शेर होते हैं, शायरों द्वारा कहे जाते हैं, अलग अलग शेर होते हैं जिन्हें एक गीत टाइप में यानी कि गजल में पिरो दिए जाते हैं। ये एक दूसरे से स्वच्छंद पूरी तरीके से अलग होते हैं। क्या दिया है, नौरस गुच्चे पंख रखियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले हैं, तारे आंख झपकावे हैं जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारों शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं, हम हो या किस्मत हो हमारी दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे है हम किस्मत को रो ले हैं, जो तुमको बदनाम करे काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है, ये कीमत भी अदा करें हम बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाने भी होले हैं, तेरे गम का पासे अदब है कुछ दुनिया का ख्याल भी, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं, फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं, आबो ताब अश आयार न पूछो तुम भी आंखें रखो ओ हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। आखिर में है, ऐसे में तू याद आए अनजुन में मैं के रिंदों को, रात गए गर्दू पे परिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं, सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। तो लास्ट में क्या बताते हैं, अपनी गजलों को मीर की गजलों के साथ कंपेयर करते हैं फिराक जी। तो अब इस पूरी गजल के हम सार, पहले प्रतिपाद फिर सार को समझते हैं।
तो प्रतिपाद्य क्या है? रुबाइयों की तरह फिराक की गजलों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। यानी कि इन्होंने हिंदी का भी बहुत अच्छे से समावेश किया है अपनी शायरी में। खाली उर्दू फारसी का और अरबी का ही नहीं, वो हिंदी का भी समावेश बहुत ही अच्छे से करते हैं। इस गजल में दर्द और पीड़ा के साथ साथ शायर की ठसक भी अंतर्निहित है। यानी कि वो सिर्फ अपने जज्बातों को निकालकर यहाँ पर सामने रख रहे हैं और अपने अक्ष को भी बता रहे हैं कि वो खुद भी कैसे। तो चलिए अभी सार को समझते हैं इस पूरी गजल के। इस गजल के माध्यम से शायर कहता है कि लोगों ने हमेशा उस पर कटाक्ष किए हैं और साथ ही उसकी हिम्मत में कभी भी उसका साथ नहीं दिया। मतलब उसकी किस्मत ने भी उसको कभी साथ नहीं दिया। लोग भी उसको करते रहे और उसकी किस्मत भी उसको हमेशा दगा देती रही है। गम उसके साथ हमेशा रहा है, यानी तकलीफ गम जो भी है उसके साथ हमेशा रहता है। उसे लगता है जैसे रात का सन्नाटा उसे बुला रहा है। शायर कहता है कि इश्क वही कर सकता है जो अपना सब कुछ खो देता है। यानी कि प्यार ऐसा है जिसमें कुछ भी खो जाने का डर हमें नहीं हो। तो यहाँ पर क्या है? प्यार वही व्यक्ति कर सकता है जो अपना सब कुछ खोने की हिम्मत रखता है। जब शराबी शराब पिलाते हैं तो उसे अपनी प्रेमिका की याद आ जाती है। यानी कि शराबी जो लोग होते हैं वो शराब जब पीते हैं तो उन्हें अपनी पुरानी आशिकी वगैरह सब कुछ याद आ जाती है। अंतिम शेर में वह स्वीकार करता है कि उसकी गजलों पर मीर की गजलों का प्रभाव है। मीर भी गजलों बहुत बड़े शायर हैं, तो उनकी भी बहुत सारी गजलें हैं। तो ये बताया गया है कि किस तरीके से मीर की गजलों का प्रभाव फिराक की गजलों पर मिलता है। तो ये जो गजलें हैं, रुबाइयां हैं, इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम पहले भी करा चुके हैं, तो उन्हें आप लाइन बाय लाइन हमने पढ़ाया है, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। ये तो सिर्फ एक रिवीजन है, लेकिन रिवीजन भी आपको बहुत कुछ चीजें समझाता है। पहले एक्सप्लेनेशन पूरा डिटेल से समझिए, उसके बाद रिवीजन हम करते हैं। अब इसी पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स को हम देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, रुबाइयों के आधार पर घर आंगन में दिवाली और राखी के दृश्य बिंब को अपने शब्दों में समझाइए। तो रुबाइयों में देखिए दीपावली के बारे में बताया गया है, घर आंगन में दीपावली और राखी यानी कि रक्षाबंधन का जो दृश्य हमको समझाया गया है वो एक दृश्य बिंब के तौर पर समझाया गया है कि रंगे पुते घर हैं, स्वच्छ हैं, दिए जल रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या है, हम आंखों से देखते हैं, तो ये दृश्य बिंब है। यहाँ पर इसी दृश्य बिंब को हमें अपने शब्दों में यहाँ पर बयां करना है। तो कैसे लिखेंगे इसको? कवि दीपावली के त्योहार के बारे में बताते हुए कहता है कि इस अवसर पर घर में पुताई की जाती है तथा उसे सजाया जाता है, जो सभी के घर में होता है भाई। व्हाइट वॉश भी होती है और डेकोरेशन भी होता है, सभी होता है। घरों में मिठाई के नाम पर चीनी के बने खिलौने आते हैं। आप लोग देखो दीपावली में छोटे छोटे चीनी के बने आते हैं। रोशनी भी की जाती है। बच्ची के छोटे से घर में दिए जलाने से माँ के मुखड़े पर चमक में नई आभा आ जाती है। भाई बच्चे खुश होते हैं तो माँ को अपने आप चेहरे पे खुशी आ ही जाती है। रक्षाबंधन का त्योहार हर सावन के महीने में आता है। इस त्योहार पर आकाश में हल्की घटाएं छाई होती हैं। राखी के लच्छे भी बिजली की तरह चमकते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे आसमान में सावन में रक्षाबंधन आता है, घटा छाती है, बिजली चमकती है, उसी तरह राखी के रक्षाबंधन में जो राखी के लच्छे होते हैं वो बिजली की तरह चमकते से प्रतीत होते हैं। तो इन्हें आपको एक सिंपल लैंग्वेज में अपनी तरह से बना के लिखना है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, फिराक की गजल में प्रकृति को किस तरह चित्रित किया गया है? जो उन्होंने गजल हमको पढ़ाई है उसमें प्रकृति का भी दर्शन बताया गया है। उन्होंने किस तरीके की प्रकृति का दर्शन बताया है उसे आपको यहाँ शब्दों में बताना है। क्या है? फिराक की गजल के प्रथम 2 शेर प्रकृति के वर्णन को समर्पित है। पहले 2 शेर, प्रथम शेर में कलियों के खिलने की प्रक्रिया का भावपूर्ण वर्णन है। कवि इस शेर को नव रसों के आरंभ करता है। 9 रस होते हैं ना, हम लोग काव्य में हम लोगों ने पहले 9 हुआ करते थे, अब 11 रस होते हैं। तो कलियों को खिलने के 9 रसों से जो है वो चित्रित किया हुआ है उन्होंने। हर कोमल गांठ के खुल जाने से कलियों का खिलना और दूसरा प्रतीकात्मक अर्थ भी है। अब यहाँ पे क्या है? कलियों का खिलना और दूसरा मतलब कि सब बंधनों से मुक्त हो जाना। कलियां खिलती हैं, क्या है? सब बंधनों से मुक्त हो जाती हैं, संबंध सुधर जाते हैं। इसके बाद कवि कलियों के खिलने से रंगों और सुगंध के फैल जाने की बात करता है कि
कलियां खिलती हैं तो चारों तरफ रंग भी बिगड़ जाते हैं, वही तरह तरह के रंग होते हैं फूलों के, वो होते हैं, चारों तरफ सुगंध फैल जाती है। पाठक के समक्ष एक बिंब उभरता है। बिंब मतलब आप पाठक, हम पाठक हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे सामने भी एक बिंब उभरेगा, चाहे वो दृश्य बिंब हो, है आपका श्रवण बिंब हो, नासिका बिंब हो, स्पर्श बिंब हो, कोई ना कोई एक बिंब जरूर। अगर सुगंध फैलेगी तो क्या होगा, हमारा नासिका बिंब होगा। तो अब फूलों के खिलने रंग बिरंगे देखने से क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा दृश्य बिंब। तो इस तरीके से हमारे सामने क्या आ रहा है, अलग अलग तरह के बिंब उभर कर आते हैं। वह सौंदर्य और सुगंध दोनों को महसूस करता है, यानी कि हम सौंदर्य भी महसूस कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, और सुगंध भी महसूस कर रहे हैं, यानी कि दोनों ही बिंब हमारे सामने बड़े ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत हो रहे हैं। चलिए आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फिराक की रुबाइयों में उभरे घरेलू जीवन के बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब जो रुबाइयां हैं उसमें घरेलू जीवन भी बताया गया है ना, किस तरीके से बच्चे को प्यार किया जा रहा है, सफाई हो रही है, दिए जलाए जा रहे हैं, तो कई तरीके के घरेलू बिंब उसमें प्रस्तुत हुए, उनको भी हमें यहाँ पर बताना है। फिराक की रुबाइयों में घरेलू जीवन का चित्रण हुआ है। इन्होंने कई बिंब उकेरे हैं। जैसे एक बिंब में माँ छोटे बच्चे को अपने हाथ से झुला रही है, बच्चे की तुलना चांद से की गई है। तो ये क्या है, जो भाई छोटे छोटे जो कार्य होते हैं घर के अंदर, बच्चे को प्यार करना, झुलाना, ये सब भी करें। अब झुलाने का जो है वो हम बच्चे को झुलाते हैं, तो क्या दृश्य बिंब हमारे सामने प्रस्तुत किया है। दूसरे बिंब में माँ बच्चे को नहलाकर कपड़े पहनाती है तथा बच्चे उसे प्यार से देखता है। तीसरे बिंब में बच्चे द्वारा चांद लेने का जिद करना तथा माँ द्वारा दर्पण में चांद दिखाना, कवि द्वारा बच्चे को बहलाने की कोशिश बताया गया है। ये सभी बिंब घरेलू जीवन में पाए जाते हैं। अब बच्चा चांद के लिए जिद करेगा, चांद तो आ नहीं सकता, तो उसको बहलाने के लिए क्या, शीशे में चांद को दिखाया गया, जिससे बच्चा जो है बहल जाए, ऐसी कोशिश करी जाती है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। क्या दिया है, पाठ्य पुस्तक में संकलित फिराक गोरखपुरी की गजल का केंद्रीय भाव लिखिए। तो जो गजल हमारे सामने प्रस्तुत की गई है, इसका केंद्रीय भाव यानी कि सेंटर पॉइंट, क्या चीज हमको समझाने की कोशिश की गई है, हमें ये चीज स्पष्ट करना है। तो क्या दिया है, फिराक गोरखपुरी ने गजल में दर्द व कसक का वर्णन किया। उनके जीवन में जो दर्द रही है, जो कसक रहा है, ये उसका वर्णन कर रहे हैं। उसमें बताया है कि लोगों ने उसे सदा ही ताने दिए, यानी कि उसको हमेशा कोई ना कोई ताने ही मिलते रहे। उसकी किस्मत ने उसे दगा दिया, सब चीजें, उसकी किस्मत हमेशा उसे दगा देती रही। दुनिया में केवल गम ही था जो उसके पास रहा। दुनिया में भाई खुशी और गम दोनों ही होते हैं, लेकिन उसके हिस्से सिर्फ क्या आया, गम ही आया था। उसे लगता है जैसे रात के सन्नाटे में कोई बोल रहा है। सन्नाटा क्या होता है, जो लोग दुखित होते हैं वो रात उनके लिए बहुत भारी होती है, तो वही चीज हुई है। अब उनको वो चीज बहुत ही तकलीफ दे लग रही है। इश्क के बारे में शायर का कहना है, इश्क वही पा सकता है जो अपना सब कुछ दांव पर लगा दे। यानी कि उसने भी इश्क किया, लेकिन उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। कवि की गजलों पर मीर की गजलों का प्रभाव है। यह गजल इस तरह बोलती है जिसमें दर्द भी है, एक शायर की ठसक भी है, और साथ ही काव्य शिल्प की वह ऊंचाइयां हैं जो गजल की विशेषता मानी जाती है। तो इसमें काव्य शिल्प भी बड़ा अच्छा है, और साथ ही जो बिंब प्रस्तुत कर रहे हैं वो भी बड़े अच्छे हैं। कवि की जीवन में जो दुख आए हैं, गम आए हैं, तकलीफें आई हैं, उसको बोला कि मेरे जीवन में सिर्फ यही आया, मुझे कुछ और नहीं मिला, तो वो सारी चीजें भी उन्होंने इसमें बताया। तो केंद्रीय भाव क्या है, शायर के जीवन में, यानी कि जो शायर हैं हमारे फिराक गोरखपुरी, उनके जीवन में आने वाले दुख और तकलीफें, जो सिर्फ उनके जीवन में यही मिला है, वही सारी चीजें इन्होंने हमारे सामने इस गजल के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो यही क्या है, गजल का केंद्रीय भाव है। गजल की जो काव्य सौंदर्य है वो जो है इसके सौंदर्य को और बढ़ा दे। जिस तरीके से उसमें शब्दों का बयां होना, जो चीजें उसमें प्रयोग की गई हैं, उसकी वजह से गजल बहुत ही सुंदर समझ में आती है। हम पढ़ते हैं तो हमको भी बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो ये सारी चीजें उसके सौंदर्य को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। तो यहाँ पर हमने ये रुबाइयां गजल आपको समझाई, साथ ही हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व किए। अब ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ हिंदी ही नहीं, सभी सब्जेक्ट के आपके पास वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है। तो इन्हें आप देखेंगे कैसे, आपको आना होगा हमारे चैनल magnetsbrain.com पे। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे वन शॉट रिवीजन है। तो वन शॉट रिवीजन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सभी क्लासेस आपके सामने अवेलेबल है 9 to 12।
तो आप हैं क्लास 12th में, यहाँ पे आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। वॉच नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सामने आ जाएंगे। तो जिस भी सब्जेक्ट का आपको रिवीजन करना है, आपके एग्जाम है नेक्स्ट डे, आप उसे क्लिक करेंगे, उसमें सभी चैप्टर अवेलेबल हैं। आपको जो भी चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहे हैं उन्हें क्लिक करिए और सभी का रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।